नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ज्योत्सनास नॉलेज वर्ल्ड @पॉलिटिकल साइंस में। आज हम सभी पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति जानने से पहले ये ज़रूरी है कि हम राजनीतिक सिद्धांत को जानें कि राजनीतिक सिद्धांत आखिर क्या है। इस विषय पर मैं पहले ही एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जानते हैं कि प्रकृति क्या होती है। प्रकृति यानी उसका मूल स्वरूप। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को दो भागों में बांटा गया है। परंपरागत दृष्टिकोण पर आधारित प्रकृति, जिसे हम मानकीय दृष्टिकोण पर आधारित प्रकृति भी कह सकते हैं, और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण पर आधारित प्रकृति, जिसे हम आनुभविक दृष्टिकोण पर आधारित प्रकृति भी कह सकते हैं। तो शुरू करते हैं। परंपरागत दृष्टिकोण पर आधारित प्रकृति का पहला पॉइंट है कि मानकीय दृष्टिकोण यानी कि परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति दर्शन शास्त्र के अंश के रूप में रहती है। जब हम परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करते हैं या उसकी प्रकृति का अध्ययन करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि जो परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत जो राजनीतिक सिद्धांत है, उसकी प्रकृति जो है दर्शन शास्त्र के बहुत ज़्यादा निकट है। तो दर्शन शास्त्र क्या है? जो अगर छोटी से छोटी चीज़ या सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व को जो है गहनता से देखता है और चिंतन करता है। दर्शन शास्त्र कैसा शास्त्र है जो छोटे से छोटी चीज़ को जो है बहुत गहराई से देखता है, बहुत उस पर चिंतन मनन करता है। तो जो परंपरागत दृष्टिकोण है राजनीतिक सिद्धांत का, वो भी हर एक छोटे से छोटे तत्व को जो है गहनता से समझता है, उसका चिंतन करता है। दूसरा है अंतर्विषयक अध्ययन पर बल। अंतर्विषयक अध्ययन क्या है? अगर हम एक से अधिक विषयों पर अध्ययन करते हैं तो क्या कहलाएगा? अंतर्विषयक अध्ययन। तो राजनीतिक सिद्धांत में बहुत सारे अध्ययनों पर बल दिया जाता है। राजनीतिक सिद्धांत में कैसे अध्ययन किए जाएंगे? राजनीतिक व्यवहार पर, विचारधारा पर, सार्वजनिक नीतियां, इन सारे विषयों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? अंतर्विषयक अध्ययन। यानी एक से अधिक विषयों पर अध्ययन करना। हम राजनीतिक व्यवहार का भी अध्ययन करेंगे, हम राजनीतिक विचारधाराओं का भी अध्ययन करेंगे, हम सार्वजनिक नीतियों का भी अध्ययन करेंगे। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिनका हम राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत ही अध्ययन करेंगे। तो राजनीतिक सिद्धांत की जो परंपरागत दृष्टिकोण है वो अंतर्विषयक अध्ययन पर बल देती है। तीसरा पॉइंट है मानकीय राजनीतिक सिद्धांत का स्वरूप कल्पनावादी व आदर्शवादी है। यानी कि जो परंपरागत दृष्टिकोण है या जो परंपरागत सिद्धांत है वो कल्पनावादी है और आदर्शवादी है। कल्पना यानी कि ऐसा कोई हकीकत में कुछ जो भी सिद्धांत दिए गए हैं परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत, उनका वास्तविकता में कोई महत्व नहीं है या वास्तविकता में ऐसी कुछ घटना नहीं हुई है जैसी वो उन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। ये केवल एक आदर्शवादी सोच है कि समाज, राष्ट्र ऐसा होना चाहिए, इस पर आधारित उन्होंने सिद्धांत दिए हैं, मात्र कल्पना करी है। काफ़ी सारे विद्यार्थी पीडीएफ मांगते हैं, तो पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप समय दिया जाता है कि स्क्रीनशॉट ले लें ताकि नोट्स बनाने में आपको आसानी हो। तो स्क्रीनशॉट टाइम। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट। इसके राजनीतिक सिद्धांत तर्क एवं निगमनात्मक निष्कर्षों पर आधारित है। निगमनात्मक का मतलब क्या हुआ? सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना। क्या हुआ? सामान्य से विशिष्ट की ओर जाना। यानी कि हम कोई भी चीज साधारण रूप में लेते हैं और कल्पना कर कर उसके अंदर अच्छे से अच्छा बनाने का प्रयास कर कर उस सामान्य से तत्व को, सामान्य से विषय को हम विशेष की ओर, विशिष्ट की ओर ले जाते हैं, उसे एक विशेष रूप प्रदान करते हैं। तो ये सिद्धांत क्या है? तर्क पर आधारित है और सामान्य चीजों को विशेष बनाने यानी निगमनात्मक निष्कर्ष निकालने पर आधारित है। पांचवा पॉइंट है इसमें संस्थाओं का अध्ययन बना रहा है, जैसे राज्य, सरकार, कानून आदि। यानी हम इसके अंदर बहुत सारी संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। अंतर्विषयक अध्ययन तो पर तो बल देते ही हैं। इसमें क्या करते हैं? अलग अलग विषयों, राजनीति के ही अलग अलग विषयों का अध्ययन करते हैं। इसके साथ साथ राजनीति की संबंधित संस्थाओं, जैसे कि क्या हो गया? राज्य, सरकार और कानून, उदाहरण के रूप में लिए हैं हमने ये तीनों जो है क्या है? राजनीतिक संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं का अध्ययन भी करते हैं। छठा पॉइंट है परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व इसका अधिअनुशासनात्मक स्वरूप है। यानी इसकी प्रकृति का एक महत्वपूर्ण तत्व क्या है कि ये अधिअनुशासनात्मक है। अधिअनुशासनात्मक का मतलब है सुधार के प्रयास, है ना?
यानी कि किसी भी चीज़ में सुधार के प्रयास इन्होंने किए हैं। अधिअनुशासनात्मक का मतलब क्या है? सुधार के प्रयास। आप राजनीतिक सिद्धांत के परंपरागत दृष्टिकोण पर आधारित जितने भी सिद्धांत देखेंगे, उनमें ने विचारकों ने क्या किया है, एक चीज़ ली है, चलो राज्य मान लेते हैं। तो राज्य की जो वर्तमान व्यवस्थाएँ हैं, जो वर्तमान प्रशासन चल रहा है, उसमें और क्या-क्या सुधार हो सकता है, उसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है, इससे संबंधित सिद्धांत प्रतिपादित किए। यानी कि ये क्या है? अनुशासनात्मक। इसमें हमेशा किसी भी चीज़ की, किसी भी तत्व की, किसी भी संस्था पर जो भी विचार प्रकट किए जाएँगे, उसमें सुधार के आधार पर विचार दिए जाएँगे कि इन संस्थाओं में, इन तत्वों में, इन विषयों में और क्या-क्या सुधार किया जा सकता है, उन सुधार को बताया जाएगा। स्क्रीनशॉट टाइम। 7वां पॉइंट है, इसका चिंतन कानूनी तथा संस्थात्मक रहा है। यानी कानून पर आधारित और संस्थाओं पर आधारित चिंतन जो है, परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत किया जाता है। 8वां पॉइंट है, तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया गया है। हमेशा दो चीज़ों की तुलना करके अध्ययन किया जाता है परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत। परंपरागत दृष्टिकोण में हमेशा दो देशों की तुलना की जाएगी, दो संविधानों की तुलना की जाएगी, दो संस्थाओं की तुलना की जाएगी और उसके आधार पर ही अध्ययन किया जाएगा। यानी तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया जाता है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि तुलना की जाती है, पर अधिकांश जो परंपरागत सिद्धांत है, जो परंपरागत दृष्टिकोण पर आधारित सिद्धांत है, वो क्या करेंगे? तुलनात्मक रूप से अध्ययन किए हुए होंगे। उनमें किसी न किसी चीज़ की, दो चीज़ों की तुलना आपस में मिल ही जाएगी। तुलना करके, एक संविधान की दूसरे संविधान से तुलना करके, एक देश या एक राज्य की दूसरे राज्य से तुलना करके, उसका अध्ययन करके फिर ना निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया जाता है। ये क्या है? तुलनात्मक अध्ययन। तो क्या पॉइंट हो गया? परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत तुलनात्मक अध्ययन पर बल दिया जाता है। 9वां पॉइंट है, इसमें ऐतिहासिक, दार्शनिक एवं कानूनी अध्ययन पर बल दिया गया है। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत ऐतिहासिक, दार्शनिक और कानूनी अध्ययन, इन पर भी बल दिया गया है। ऐतिहासिक का मतलब क्या हो गया? हमेशा हमारे जो इतिहास है, जो घटनाएं बीत चुकी है, उनके आधार पर हम अध्ययन करेंगे। दार्शनिक यानी कि जो दर्शन से संबंधित विचार हैं, अभी हम मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया था, दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र यानी क्या है? सूक्ष्म जो तत्व है, उनका अध्ययन करना, गहनता से चिंतन करना। तो दार्शनिक दार्शनिक जो अध्ययन है, वो दर्शन शास्त्र का अध्ययन से ही संबंधित है। कानून पर अध्ययन यानी कि हमारे देश में जो व्यवस्थाएं हैं या राज्य में जो व्यवस्थाएं हैं, जो कानून है, जो नियम है, उन पर आधारित अध्ययन किया जाता है। यानी ऐतिहासिक मतलब जो हमारे पुराना समय बीत चुका है, हम हमारी पुरानी घटनाओं से सीखकर अध्ययन करते हैं। दर्शन शास्त्र यानी हम एक छोटी से छोटी चीज को गहनता से चिंतन करते हैं। कानूनी अध्ययन यानी कि हम कानून, हमारे जो नियम है, हमारा जो संविधान है, उसका भी अध्ययन करते हैं और इन तीनों चीजों पर ये बल देता है। 10वां पॉइंट है, परंपरावादियों के विचार व्यक्तिगत दृष्टिकोण, चिंतन, कल्पना व आध्यात्मवादी सिद्धांतों से उदित हुए हैं। यानी कि जो भी परंपरावादी है, परंपरावादी यानी कि जो परंपरागत जिन्होंने सिद्धांत दिए हैं, ऐसे विचारक जिन्होंने परंपरागत सिद्धांत दिए, वो क्या है? परंपरावादी। परंपरावादी का मतलब क्या होता है? कि जिन्होंने अपने विचार परंपरागत रूप से दिए हैं, जिन्होंने अपने सिद्धांत, अपने विचार जो है परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रतिपादित किए हैं, वो सारे व्यक्ति क्या कहलाएंगे? वो सारे विचारक क्या कहलाएंगे? परंपरावादी। जिन्होंने परंपरागत दृष्टिकोण पर आधारित अपने विचार, अपने सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, ऐसे राजनीतिक विचारक क्या कहलाएंगे? परंपरावादी। तो परंपरावादी यानी जितने भी विचारक हैं परंपरावादी, उन्होंने अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण पर आधारित चिंतन किया है, अपनी कल्पना बताई है और अपना आध्यात्म यानी अपने धर्म से जुड़ी हुई या अपने आध्यात्म से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, उनको वही सिद्धांतों में उदित किया है। उनकी व्यक्तिगत सोच, उनका चिंतन और उनकी कल्पना ही उनके सिद्धांतों के रूप में प्रतिपादित हुए हैं। स्क्रीनशॉट टाइम। 11वां पॉइंट है, परंपरावादी सिद्धांत चाहिए की प्रकृति के हैं। परंपरागत दृष्टिकोण पर आधारित जितने भी सिद्धांत है, वो चाहिए की प्रकृति है कि ये होना चाहिए, राज्य की स्थिति ऐसी होनी चाहिए, प्रशासन का कार्य ऐसा होना चाहिए। ऐसा कुछ वर्तमान में होता नहीं है, पर इनकी कल्पना है कि ऐसी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। उदाहरण के रूप में लें, तो अगर किसी राज्य में राजतंत्र है,
तो अगर किसी विचारक ने, किसी परंपरागत विचारक ने अगर अपने राज्य से संबंधित सिद्धांत में अगर कहा है कि लोकतंत्र होना चाहिए, अभी लोकतंत्र है नहीं, पर लोकतंत्र होना चाहिए, ये उसके क्या है, विचार है। और वर्तमान स्थिति क्या है कि वहाँ पर राजतंत्र है, यानी राजा का शासन है। पर विचारक क्या चाहता है कि यहाँ पर इस राज्य में लोकतंत्र होना चाहिए, क्योंकि राजतंत्र से बेहतर क्या है, लोकतंत्र। यानी ये चाहिए की प्रकृति का है, ऐसा कुछ वर्तमान में होता नहीं है जो उन्होंने विचार दिए हैं, परंतु वो चाहिए की प्रकृति के हैं, अर्थात कि वो चाहते हैं कि वहाँ पर लोकतंत्र हो। ऐसे बहुत सारे विचार हैं जिन्होंने उन्होंने बताया है कि ऐसा ऐसा कार्य हमारे राज्य में होना चाहिए। 12वां पॉइंट है, परंपरावादी राजनीतिक विचारक राजनीति की ठोस भूमि को त्याग कर कल्पना लोक में चले जाते हैं। वे आकाश में बैठकर धरती की ओर देखते हैं। मैंने जो आपको उदाहरण दिया वो बहुत सिंपल था, जो वर्तमान में लागू हो सकता है, यथार्थ में हम उसे अप्लाई कर सकते हैं, उसे लागू कर सकते हैं। परंतु जो राजनीतिक विचारक है परंपरावादी, जो परंपरावादी राजनीतिक विचारक है, वो राजनीति की ठोस भूमि यानी कि असली हकीकत की दुनिया से बाहर चले जाते हैं, बिल्कुल ही कल्पना लोक में चले जाते हैं। वो, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो आकाश में बैठकर धरती की ओर देखते हैं। इसका मतलब क्या है, उन्होंने जो भी विचार दिए हैं, जो भी सिद्धांत दिए हैं, वो यथार्थ जीवन में, हकीकत में जो है लागू नहीं किए जा सकते हैं, वह सिर्फ कल्पना में ही अच्छे लगते हैं। उनके जो विचार है वो हकीकत में लागू नहीं किए जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही जो है परंपरागत दृष्टिकोण पर आधारित राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति समाप्त होती है। अब पढ़ेंगे हम आधुनिक दृष्टिकोण पर आधारित प्रकृति। इसका पहला पॉइंट है, यह अनुभववाद व वैज्ञानिक पद्धतियों पर आधारित है। अनुभववाद का मतलब क्या हो गया कि हम अगर कोई भी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हम अपने पुराने अनुभवों को, यानी हमने पहले जो एक्सपीरियंस कर लिया है, पुराना अगर हमने कुछ कार्य किया है तो उससे हमने कुछ ना कुछ तो सीखा ही है। तो पुराने ज्ञान से जो हमने सीखा हुआ है उस पर आधारित ये सिद्धांत होता है, यह दृष्टिकोण होता है। दूसरी इसमें चीज लिखी हुई है वैज्ञानिक पद्धति, जिससे हम निष्पक्ष और व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी क्या है, वैज्ञानिक पद्धति यानी विज्ञान का प्रयोग करके, तर्क का प्रयोग करके हम उस चीज को साबित करते हैं। उसका जो भी निष्कर्ष निकलते हैं, उस चीज का जो भी निष्कर्ष निकलता है वो निष्पक्ष होता है और व्यवस्थित होता है, स्थायी होता है। यानी ये सिद्धांत किस पर, अनुभववाद यानी हमने जो पूर्व में सीखा है उस पर आधारित है, और वैज्ञानिक पद्धति यानी कि विज्ञान पर आधारित, वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित इसमें तत्व, विचार और निष्कर्ष शामिल होते हैं। दूसरा पॉइंट है, यह मूल्यों के बजाय तथ्यों के अध्ययन पर बल देता है। ये क्या करता है, मूल्य यानी कि विचार या हमारे आदर्शों की बजाय क्या करता है, तथ्यों पर, वर्तमान की हकीकत पर, तथ्यों पर जो है अधिक बल देता है और उसी पर आधारित अध्ययन करता है। तीसरा पॉइंट है, यह राजनीति को दर्शन, कल्पना और इतिहास से दूर ले जाकर विज्ञान बनाने का प्रयास है। जैसे हमने परंपरावादी दृष्टिकोण में पढ़ा था कि इसमें जो है दार्शनिक विचारक, कल्पना पर आधारित और ऐतिहासिक है यानी आध्यात्मिक, ये 3 पॉइंट पढ़ाए थे। वैसे ही इसके अंदर जो परंपरावाद है उसी का अपोजिट क्या है, आधुनिक दृष्टिकोण। जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसका अपोजिट क्या है, आधुनिक दृष्टिकोण। जो परंपरागत में अगर हम दर्शन शास्त्र पे बल दे रहे हैं तो इसमें दर्शन शास्त्र पे बल नहीं देंगे। वहाँ कल्पना में विचार कर रहे थे, यहाँ पर कल्पना पर कोई विचार नहीं होगा। वहाँ हम ऐतिहासिक तथ्यों को उठा रहे थे और उस पर आधारित बल अध्ययन कर रहे थे। वैसे ही यहाँ इतिहास से बिल्कुल हम दूर जा रहे हैं और राजनीतिक सिद्धांत को क्या बनाना चाह रहे हैं, एक विज्ञान का रूप देना चाह रहे हैं, एक वैज्ञानिक रूप प्रदान करना चाहते हैं। तो आधुनिक राजनीतिक जो दृष्टिकोण है उस पर जो है राजनीति को दर्शन, कल्पना और इतिहास से दूर ले जाकर विज्ञान बनाने का प्रयास किया जाता है। स्क्रीनशॉट टाइम। चौथा पॉइंट है, इसके निष्कर्षों में निश्चयात्मकता तथा प्रामाणिकता होती है। यानी इस सिद्धांत के अंतर्गत, इस दृष्टिकोण के अंतर्गत जितने भी हम निष्कर्ष निकालेंगे, अगर कोई विचार किया है, कोई चिंतन किया है तो उसका निष्कर्ष क्या है, सिद्धांत के रूप में जाता है। हम एक रिसर्च करेंगे, शोध करेंगे, अनुसंधान करेंगे तो बहुत सारे तथ्य हमको अलग अलग मिलेंगे, फिर उसका हम निष्कर्ष निकालेंगे, इन सबका सार क्या रहा, वो क्या बनेगा, एक सिद्धांत बनेगा, एक विचार बनेगा। यानी इसके अंतर्गत हम जितने भी निष्कर्ष निकालेंगे वो निश्चयात्मक होंगे, निश्चित होंगे और प्रामाणिक होंगे, उनकी एक प्रामाणिकता होगी, वो प्रमाणित होंगे। पांचवा पॉइंट है, इसकी प्रकृति शोधोन्मुखी है। यानी मैंने अभी बताया, शोधोन्मुखी मतलब शोध की तरफ
मुड़ी हुई है। हमेशा शोध किया जाएगा उस कार्य पर, उसके बाद ही निष्कर्ष निकाला जाएगा। हम जनगणना की बात करते हैं, जनसंख्या की बात करते हैं, तो जनसंख्या हमको ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे? जनगणना करेंगे। पहले जनगणना करेंगे, जनगणना के आंकड़े पूरे देश में इकट्ठे किए जाएंगे। उसके बाद में एक निष्कर्ष रूप में एक सूची बनाई जाएगी, वो प्रकाशित की जाएगी। वो क्या है? निष्कर्ष है, वही सिद्धांत है। जैसे हम देख लेंगे कि भाई आंकड़े जो उठकर आएंगे उनकी हम टोटल करेंगे कि इस देश में इतनी महिला रहते हैं, इतने पुरुष रहते हैं, इतनी जाति के लोग रहते हैं, इतने धर्म के लोग रहते हैं। तो ये सब क्या है? डायरेक्ट निष्कर्ष। पहले उसका शोध हुआ, पूरे देश में हमने घूम घूम के जाकर जानकारियां इकट्ठी करी, वो क्या है? शोध। और शोध कार्य को इकट्ठा करना, उसका निष्कर्ष रूप निकालना, वो क्या है? सिद्धांत। समझ में आ गया? तो इसकी प्रकृति कैसी है? शोधोन्मुखी। पहले हम शोध करेंगे, उसके बारे में चिंतन करेंगे, उसका निष्कर्ष निकालेंगे। ये किसमें किया जाता है? आधुनिक राजनीतिक दृष्टिकोण के अंतर्गत। छठा पॉइंट है, यह अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल देता है। ने जो परंपरागत दृष्टिकोण पढ़ाया था, उसमें अंतर विषयक के अध्ययन पर बल दिया जाता था, और इसमें किसमें है? अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल। अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन क्या होता है? कि हम बहुत सारे विषय होते हैं, उन सब से ज्ञान प्राप्त करते हैं और उनको इकट्ठा कर लेते हैं, एकीकृत कर लेते हैं। ये क्या कहलाता है? अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन। ऐसा अध्ययन जिसमें हम बहुत सारे विषयों का अध्ययन करके, ज्ञान प्राप्त करके उनको एक रूप में इकट्ठा कर लेंगे, तो क्या कहलाएगा? अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन। इसका एक सिंपल उदाहरण लेते हैं हम, कि हम एक राज्य में चले गए। अब उस राज्य में हम 3 चीज़ों का अध्ययन करते हैं, कि हम उस राज्य की संस्थाएं कैसे चल रही है, उस राज्य का प्रशासन कार्य कैसा चल रहा है, और उस राज्य की कानून व्यवस्था कैसी चल रही है। तो मैंने जो तीनों संस्थाएं ली, तो इन तीनों संस्थाओं का निष्कर्ष जो है एक रूप में लूंगी। इन तीनों से मैंने ज्ञान तो प्राप्त किया, उन तीनों को क्या कर लिया? इकट्ठा कर लिया। और मैं एंडिंग में जाकर राज्य के बारे में निष्कर्ष लिखूंगी कि राज्य में तीनों व्यवस्थाएं हैं, संस्थाओं की भी व्यवस्थाएं हैं, प्रशासन की भी व्यवस्था है, कानून की भी व्यवस्था है। ऐसा नहीं करूंगी कि संस्थाओं की अलग से मैं निष्कर्ष निकालूंगी, या कानून का अलग से निष्कर्ष निकालूंगी, या प्रशासन का अलग से निष्कर्ष निकालूंगी। यानी मैंने 3 अलग-अलग विषयों का तो अध्ययन किया, पर उनका निष्कर्ष कैसा निकला? एक। इन विषयों से ज्ञान प्राप्त करके उसको क्या कर दिया जाएगा? एकीकृत कर दिया जाएगा। तो वो कौन से राजनीतिक सिद्धांत के अंदर आएगा? आधुनिक दृष्टिकोण पर आधारित जो प्रकृति है, उसके अंतर्गत अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन पर बल दिया जाता है। 7वां पॉइंट है, यह स्वायत्त अनुशासन की स्थापना करता है। स्वायत्त अनुशासन का मतलब क्या है? स्वयं के लिए खुद ही नियम बनाना और खुद ही उससे पालन करना। ये क्या कहलाएगा? स्वायत्त अनुशासन। यानी कि मैंने अपने स्वयं के लिए कुछ नियम बनाए हैं और मैं स्वयं ही उसका पालन करूंगी। ये क्या है? स्वायत्त अनुशासन। आधुनिक दृष्टिकोण को मानने वाले विचारक है, या जो राजनीतिक वैज्ञानिक है, वो क्या करेंगे कि अपने लिए स्वयं के लिए कुछ नियम निर्धारित कर लेंगे कि इन नियमों के अनुसार हमें कार्य करना है, और उसका पालन भी वो स्वयं ही करेंगे। यानी कि आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत स्वायत्त अनुशासन की स्थापना की जाती है। 8वां पॉइंट है, यथार्थवादी व्यवहार परक अध्ययन पर बल दिया जाता है। यथार्थवादी यानी कि हकीकत पर आधारित, जिसको हम ऐसे सिद्धांत जिनको हम हकीकत में अप्लाई कर सकते हैं और हकीकत में उनको अपनाया जा सकते हैं। व्यवहार परक यानी उनको व्यवहार में लाया जा सकता है, ऐसे अध्ययनों पर बल दिया जाता है। लास्ट पॉइंट है 9th, इसकी प्रकृति मूल्य मुक्त है। इसकी प्रकृति कैसी है? मूल्य मुक्त। मूल्य मुक्त प्रकृति यानी कि उसमें मूल्यों को स्थान नहीं दिया जाता है, उसकी जगह पर किसको स्थान दिया जाता है? तथ्यों को दिया जाता है। तथ्यों यानी आंकड़ों को स्थान प्रदान किया जाता है। आधुनिक दृष्टिकोण पर आधारित जो राजनीतिक सिद्धांत है, उसके अंदर उसकी प्रकृति में तथ्यों पर अधिक बल दिया जाता है और मूल्यों को से उसको मुक्त रखा जाता है, मूल्यों पर बल नहीं दिया जाता है। यहीं पर हमारा आधुनिक दृष्टिकोण पर आधारित प्रकृति भी समाप्त होती है। तो अब आपको समझ में आया होगा कि परंपरागत दृष्टिकोण पर आधारित प्रकृति और आधुनिक दृष्टिकोण पर आधारित प्रकृति, ये दोनों मिलकर जो है राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति को दर्शाती हैं। परंपरागत दृष्टिकोण पर आधारित प्रकृति और आधुनिक दृष्टिकोण पर आधारित प्रकृति, ये दोनों ही राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति के महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण भाग है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति क्या है। अगर आप सभी को समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।